हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए जनरल साइंस के हमारे जो सेशंस चल रहे हैं उसमें केमिस्ट्री में मैटर को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आज हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स जो है वो कैसे किया जाता है। फिर हम अगले टॉपिक में एटम्स और मॉलिक्यूल और डिफरेंट एटॉमिक थ्योरीज के बारे में समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि प्रीवियस सेशंस अगर आपने अभी तक मेरे कवर नहीं किए हैं, सो मेक श्योर कि आप हर एक वीडियो को देखें। कॉन्सेप्ट चैनल पर जाइएगा अनअकैडमी के, वहाँ पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी डिफरेंट, किस किस की, एंशियंट, मेडिइवल हिस्ट्री, उसके अलावा मॉडर्न, और आपको आर्ट एंड कल्चर की सीरीज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। प्रीलिम्स रिलेटेड यूपीएससी सीएससी के लिए जो है वो हिस्ट्री के सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप सभी सेशंस को कवर करें। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस है, उन स्पेशल क्लासेस में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री प्रीलिम्स के और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस भी मैंने स्पेशल क्लासेस में कवर कराए हैं। लेकिन अभी हमारी कौन सी चल रही है सीरीज, हिस्ट्री ऑप्शनल की, जिसमें अभी पेपर 1 के सेशंस चल रहे हैं और बहुत ही जल्द पेपर 2 के सेशन शुरू होंगे, जिसमें मैं वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊंगा, जो कि ऑल्सो सर्व करेंगे आपको किस तरह, जीएस 1 के सेशंस की तरह। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो जरूर करें ताकि आपको इन सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो आपको नहीं पता कि कितनी इंटरेक्टिव है हमारी स्पेशल क्लासेस। लाइव आता हूं मैं स्पेशल क्लासेस में और हम इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं उसमें मैं पोल्स कंडक्ट करवाता हूं ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम किया जा सके। आप अपने डाउट्स जो है वो देन एंड देयर रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप कभी भी क्लास मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा लेक्चर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आप कहीं भी बैठकर जो है वो इन वीडियोस को देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास जो है वो इंटरनेट अवेलेबल हो आपके डिवाइसेज में। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस को अटेंड जरूर करें और मेरे सेशंस को जरूर देखें हिस्ट्री ऑप्शनल के, क्योंकि जो पेपर 2 के सेशंस रहेंगे वो सभी के लिए सर्व करेंगे, राइट। क्योंकि अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जीएस 1 तो आपको देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। उसके अलावा अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट मिलता है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको फीचर ज्यादा मिलेंगे और मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिले, राइट। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइड जो है वो एक प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आप जितने भी टेस्ट देंगे उन टेस्ट का एनालिसिस आपको दिया जाएगा, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और स्टडी प्लानर भी। और आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉम्बो ऑफर को सब्सक्राइब करें। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कोड यूज करें मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री, ताकि आपको मिले डिस्काउंट और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आइकॉनिक प्लान्स को, राइट। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए 15,000 का 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 2 मंथ की टेन्योर है जिसमें 15,000 जिसका प्राइस है और 10% डिस्काउंट के बाद आपको 13,500 का वो जो है वो कोर्स पड़ेगा। एनरोल करने के लिए मेक श्योर यू यूज माय कोड चौहान सर हिस्ट्री, राइट। उसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल 25% प्लस 10% प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, है ना। यूपीएससी सीएससी के लिए प्लस और आइकॉनिक 2 प्लान है ना, तो प्लस के साथ जो है वो आपको ऑप्शनल का ऑफर है साथ में, या आइकॉनिक जीएस के साथ आप जो है वो ऑप्शनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको फीचर्स जो है वो सारे मिलेंगे। कौन कौन से? प्लस के कोर्सेज यानी कि जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा एडिशनल 10% डिस्काउंट है अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। प्लस जीएस और ऑप्शनल पर है ये एडिशनल 10% डिस्काउंट, जिसमें आपको पता ही है आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जीएस प्लस ऑप्शनल, उसके अलावा स्टडी मटेरियल और कोर्सेज तो है ही, राइट। सो दीज आर द नए न्यू प्राइजेस। लिमिटेड टाइम ऑफर है 49,680, बट द प्राइजेस विल हाइक सून। 28 अगस्त से, जैसा कि मैं बोल ही रहा था अगस्त में प्राइजेस बढ़ेंगे, तो अगस्त लास्ट में 51,750 के ये प्लान जो है वो हो जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इससे बेटर ये है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम, सब्सक्राइब कर लें जब तक प्राइजेस जो है वो कम है। 2 साल के लिए आपको 71,798 का पड़ेगा
पड़ रहा है अभी, बाद में जो है वो आपको 74,790 का पड़ेगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें प्राइजेस बढ़ने से पहले, 28 अगस्त से पहले, राइट। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो जो है वो 21 टेस्ट की सीरीज है ऑप्शनल के लिए, और 80 टेस्ट एवरी ईयर की सीरीज है प्री प्लस मेंस यानी जीएस के लिए, ठीक है, जिसकी अदरवाइज वर्थ है 45,000, लेकिन अगर आप एक साल या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं कॉम्बो तो आपको ये साथ में मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी 5-in-1 ऑफर जो है वो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए, जिसमें अनअकैडमी के नोट्स मिल रहे हैं आपको 10,000 के वर्थ के, आपको मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिल रहा है, आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके अलावा आपको सीएससी की अश्योरेंस मिलती है 2 साल या उससे ऊपर के प्लान पर, और मेंटरशिप डेज तो आपको मिलते ही है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था ये सब। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। लेकिन ध्यान रखें 1 साल या उससे ऊपर के जीएस प्लस कॉम्बो ऑफर पर ये प्लान्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके अलावा 25 अगस्त से 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, और 1 सितंबर से मिशन AIR 1 360 डिग्री कवरेज बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी। करंट अफेयर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं करंट अफेयर के बैचेस, मतलब 1 सितंबर से हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द ताकि इन सभी बैचेस के साथ आप जुड़ सकें, ऑलराइट। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अनअकैडमी, चुनौती 1.0, पाथफाइंडर 5, वर्ल्ड अफेयर 5। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस और अनलॉक दिस बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 4 करोड़ की पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। टू एनरोल मेक श्योर यूज माय कोड चौहान सर हिस्ट्री एवरी संडे एट 11 AM। टॉप रैंकर्स गॉट these scholarships, so make sure you subscribe, right? सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आई होप आपने केमिस्ट्री के 2 सेशंस मेरी शुरुआत में लगाए होंगे, जिसमें आप 2-3 सेशंस जो हमने कवर किए हैं, जिसमें आपको थोड़ी बहुत मैटर की कहानी जो है वो समझ आई होगी। धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस में आपको मैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनकी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज जो हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो उस मिक्सचर को अलग करने के हमारे पास क्या तरीके हैं, राइट। मतलब मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करना हमारे लिए क्या प्रोसीजर जो है वो हमारे पास सामने है, क्योंकि नेचर से भी अगर हम कोई फ्लूइड या कोई मान लीजिए कॉलॉइड जो है वो, जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिक्सचर अगर अवेलेबल है, नेचर भी हमें दे रहा है, और अगर हमें उसमें से उसके कंपोनेंट्स अलग करने हैं अपनी यूज के हिसाब से, तो हमें डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिफरेंट प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल हैं। द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक है फिल्टरेशन। नाउ आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा मेथड, ठीक है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि फिल्टरेशन जो है वो किस तरह के मिक्सचर पर लागू होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि किस तरह के मिक्सचर पर फिल्टरेशन प्रोसेस जो है वो लागू होगा, ठीक। द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ये रहा आपके लिए हिंट, पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द सस्पेंशन थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो आपने स्कूल लेवल पर केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, एक व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर हमें दिया जाता था, जिसको हम कोन के शेप में जो है वो ऐसे फोल्ड कर लेते थे और अपने बीकर के ऊपर जो है वो हम जो उसे रखते थे, और फिर अगर हम कोई लिक्विड ऊपर से पोर करें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में से अगर कोई लिक्विड हम पोर करते थे, तो वो फिल्टर से गुजरते हुए जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो फिल्टर पर रह जाता था और लिक्विड हमें नीचे मिल जाता था, जिससे हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता था, राइट। सो ये तो हमने हमारी केमिस्ट्री लैब्स में किया है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम फिल्टरेशन का इस्तेमाल कई जगहों पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय को छानते हैं, है ना, पत्ती को अलग से छानते हैं, या अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा ना, अगर हमने दूध में इलायची मिलाई है, राइट, तो हम अगर उसको फिल्टर करेंगे तो इलायची जो है वो हमें फिल्टर पर मिल जाएगी। या उसके अलावा और भी कई तरह के, अगर हमारे पास कई तरह के ऐसे मिक्सचर है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ध्यान रखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को ये आप फिल्टर कर सकेंगे। ये कीवर्ड है और जिस पर सवाल जरूर बनेगा। सस्पेंडेड है, वो इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस के बीच में नहीं जाकर छुप गया है। अगर वो इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस के बीच में चला गया तो आप फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दो हमारे पास बहुत ज्यादा बारीक फिल्टर्स अवेलेबल हैं अब मॉडर्न साइंसेज में, बट इतने भी बारीक फिल्टर्स अवेलेबल नहीं है कि सस्पेंड, मतलब समझ रहे हैं, सभी इंटर पार्टिकुलर अगर कोई क्या बोलते हैं स्पेसिस के बीच में जाकर अगर कोई दूसरा पार्टिकल जाकर छुप गया तो आप उसको फिल्टर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे जो ऑर्डिनरी फिल्टर्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो
सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करता है। ध्यान रखना है आपको, इस की फ्रेज पर सवाल बन जाता है, ठीक है, इस टेक्निकलिटी पर क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम इंजन ऑयल इन अ कार। अगर आपका डीजल व्हीकल है और उसका इंजन ऑयल अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे फिल्टर जो है वो किया जाता है इंजन ऑयल को, ताकि उसमें से गंदगी जो है वो निकाल दी जाए। या फॉर दैट मैटर इंजन के बाहर जो एयर फिल्टर लगता है वो भी यही काम करता है। जो एयर मान लीजिए जो टर्बो या सुपरचार्जर जो एयर जो है वो सक इन कर रहा होता है, उसमें कोई गंदगी कोई पत्ता वगैरह जो है वो ना चला जाए कंबशन यूनिट में, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। इंजन हो सकता है फ्यूचर में कभी मैं आपको समझाऊं इंजन कैसे काम करते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंजन मतलब हो सकता है कि फ्यूचर जब फिजिक्स में कवर करा दूं, अगर ऐसी पॉपुलर डिमांड रही आप लोगों की, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो इंजन्स को हमें समझना है ही, तो वहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंजन्स काम कैसे करते हैं, ये टर्बो सुपर चार्जर्स वगैरह सब टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती हैं। बट फॉर दैट मैटर इफ यू आर अ कार पर्सन, या आपने अगर गाड़ी सर्विस होती हुई देखी है, या आपके पास अगर गाड़ी है आपकी फैमिली में, तो आप जानते होंगे उसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर जैसी जो है वो चीजें मौजूद होती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपने चाय को छनते हुए तो जरूर देखा ही होगा। दैट्स द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, ठीक है। इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं और डोमेस्टिक यूजेस भी हैं ऑब्वियसली। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट प्रोसीजर है आपके पास इवेपोरेशन। नाउ इवेपोरेशन आप मुझे बताएंगे कि किस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए आप इवेपोरेशन प्रोसीजर अपनाएंगे। नाउ वन मोर थिंग, अगर ये मिक्सचर है तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला फंडा यहां पर लगेगा या नहीं लगेगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिल्टरेशन जब आप फिल्टर कर रहे मतलब फिल्टर कर रहे हैं आप, अगर आप किसी मिक्सचर में से सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, तो उसमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा जो है वो सॉल्वेंट है, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला फंडा यहां पर लगेगा भी या नहीं। आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन कमेंट्स। ध्यान दीजिए, अगर आपने पिछले सेशंस करे होंगे, यही छोटी छोटी टेक्निकलिटीज पर सवाल बनता है। फिल्टरेशन का प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपसे कोई भी, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकलिटीज पर आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन पहले तो किस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इवेपोरेशन का प्रोसेस हमें यूज करना है, आप मुझे उस तरह के मिक्सचर का एग्जांपल जो है वो तुरंत कमेंट में देंगे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरा, राइट। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो बेसिक इवेपोरेशन क्या है, मैंने आपको बोला ना, रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर आपने किसी बर्तन में, किसी वेसल में अगर किसी लिक्विड को रखा है और उसके सरफेस के आसपास, उस लिक्विड के सरफेस के आसपास जो पार्टिकल भिनभिना रहे हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो अगर उसकी सरफेस को नेचुरली एस्केप कर जाते हैं और अगर वो हवा में मिल जाएंगे, सो दैट प्रोसीजर इज नोन एज इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन को स्पेड अप करने के तरीके भी हमने देखे थे, राइट। नाउ अब द वॉलेटाइल कंपोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं, ठीक है। अब वॉलेटाइल शब्द का मतलब आपने जो है वो पढ़ा होगा, है ना। जो वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा सा अनस्टेबल हो, है ना। तो अगर हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होगा, बीइंग वॉलेटिल का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा तेजी से घूम रहा है। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दैट मींस इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, अगर ज्यादा स्ट्रांग होगी तब तो पार्टिकल सॉलिड होगा, और अगर स्ट्रांग नहीं होंगी तो पार्टिकल लिक्विड होगा, और बहुत ज्यादा वीक होंगी, सॉरी नॉट पार्टिकल, तो मैटर लिक्विड होगा, और बहुत ज्यादा वीक होंगी तो मैटर क्या होगा, गैसियस होगा, राइट। सो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो है वो हम पिछले सेशन में अच्छे से समझ चुके हैं, जिस हिसाब से हमने क्या किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था मैटर का। आई होप आपको पिछले सेशन से ये पॉइंट जो है वो ध्यान होगा। नाउ द वॉलेटाइल कंपोनेंट solvent is separated from its non-volatile solute by method of evaporation। अब volatile का मतलब क्या है कि जिसके पार्टिकल ज्यादा तेज कर रहे होंगे, ज्यादा तेज मूव कर रहे होंगे। तो इवेपोरेशन आपका ऐसे मिक्सचर पर लगेगा जिसका सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वॉलेटाइल हो। यानी जैसे मान लीजिए पानी में आपने नमक मिला दिया, ठीक है, तो नमक क्या है, वो सॉलिड था, है ना। जैसे ही आपने पानी में मिलाया वो सोडियम और क्लोरीन
आयंस में टूट गया और वो आयंस जो है वो इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में जाकर, कुछ आयंस इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में जाकर छुप गए, सेचुरेशन आई तो कुछ जो है वो सेचुरेशन वाला फंडा चलो आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तक आप ये समझें कि एक जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर यहां पर क्रिएट हो जाता है, राइट। फॉर दैट मैटर आप कह सकते हैं एक सोल्यूशन यहां पर क्रिएट हो गया जिसमें सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वाटर है, और सोल्यूट क्या है, NaCl, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेपरेट करना है इन दोनों को, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या आप अब पानी में से आप नमक के दाने को अलग अलग करके निकाल सकते हैं? एक बार आपने नमक को पानी में घोल दिया तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। क्या आप फिल्टर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि या तो वो बहुत छोटे टुकड़ों में टूट गया है कि हमारी फिल्टर जो है वो नमक को नहीं छान पाएगी, या तो वो इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस तक आयंस जो है वो पहुंच गए हैं, ठीक है। तो फिल्टर्स यहां पर काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे सामने काम आता है प्रोसीजर इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन में क्या होगा कि या तो हम नेचुरली इवेपोरेट होने देंगे हमारे सॉल्वेंट को जो कि वॉलेटाइल है, या तो हम स्पेड अप करेंगे इवेपोरेशन का प्रोसेस बाय लेट्स से हीटिंग अप द लिक्विड, ठीक है। तो अगर हमने इस सॉल्यूशन को हीट करना शुरू किया, या मिक्सचर कह लेते हैं क्योंकि हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने इस मिक्सचर को हीट करना अगर शुरू किया, ये हमारा बीकर है, इस बीकर में जो है वो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, इसको हमने हीट करना शुरू किया नीचे से, तो अभी होगा क्या, तो द सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, क्योंकि क्या बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में था, सॉल्ट तो पानी में गया, आयनिक फॉर्म में टूट गया। आगे समझाऊंगा ये कैसे आयनिक फॉर्म में टूटता है भी या नहीं है, या हम केवल केमिकली रिप्रेजेंट या केमिकल रिएक्शंस की कन्वीनियंस के लिए Na और Cl जो है वो आयंस को अलग अलग कंसीडर करते हैं। हम ये इंट्रिकेसिस पर धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे। अभी के लिए केवल आप समझें कि जैसे ही आपने पानी में नमक डाला ना, तो वो सोडियम और क्लोराइड आयंस में टूट गया, या इस तरह मतलब कि वो इतना घुल गया है कि हम उसको फिल्टर करके आप नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, जो NaCl है वो कम वॉलेटाइल है वाटर से, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड था जब नमक हमारे पास था हाथ में, दो इट वाज इन पाउडर फॉर्म बट इट वाज सॉलिड ना। दैट मींस ये कि इसके पार्टिकल की स्पीड जो है वो काइनेटिक एनर्जी कम थी। वाटर इज अ लिक्विड, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है। दैट मींस अगर आप NaCl और H2O को कंपेयर करेंगे, H2O इज मोर वॉलेटाइल देन NaCl, राइट। सो सॉल्वेंट जो है वो आपका वॉलेटाइल है, उसको आप और हीट अप करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो और तेजी से भागेंगे इधर उधर, तो जो सरफेस वाले होंगे वो एस्केप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा देते हैं, और अगर आप दूसरी साइड जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो चलो ये कलेक्ट करने वाला फंडा हम अगले टॉपिक में, अगले पॉइंट में समझते हैं, राइट। ये दैट इज डिस्टिलेशन। बट अगर आप केवल वाटर को इवेपोरेट होने दें, कुछ समय बाद आप पाएंगे कि वाटर जो है वो सारा जा चुका होगा और नीचे आपको व्हाइट पाउडर मिल जाएगा। दैट व्हाइट पाउडर इज योर सॉल्ट, या जो भी आपने जो है वो पानी में मिक्स किया था, राइट, जो भी सॉल्ट आपने या मिनरल पानी में मिक्स किया था। सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वी कैन सेपरेट द solute from the solvent, right? Obtaining salt from sea water, obtaining dye from blue black ink, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर से सॉल्ट को अलग करना, राइट। अगर एक डाई का सॉल्यूशन है उसमें से, या इंक सॉल्यूशन है उसमें से डाई को अलग करना, क्या प्रोसेस यूज करते हैं हम? इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का इस्तेमाल जो है वो कपड़ा सूखने से लेकर, है ना, दूध को उबालने से लेकर, बहुत सारे मतलब डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल हर लेवल पर हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। इवेपोरेशन जो है वो नेचुरली भी होता है, और हम इवेपोरेशन के प्रोसेस को स्पेड अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस को कैसे स्पेड अप किया जाता है वो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में समझाया है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट तरीके का सेपरेशन प्रोसेस जो हम समझेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो नाउ देयर इज अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप मान लीजिए यहां आप सेंटर में खड़े हैं, आपके हाथ में एक रस्सी है और रस्सी के एंड में जो है वो पत्थर बंधा है, और अगर आप उसे घुमाना शुरू कर देंगे, ठीक है, अगर आपने उसको घुमाना शुरू कर दिया इस तरह, तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस ये रस्सी जो है वो अपनी पूरी लेंथ पर स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स ये कि जैसे जैसे आप रोटेशनल मोशन लेकर आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो है वो ये पत्थर बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब ये कोशिश करेगा, क्योंकि आप
इस स्ट्रिंग के माध्यम से उस पत्थर को एनर्जी दे रहे हैं, है ना, ठीक है। लेकिन उस स्ट्रिंग की वजह से वो पत्थर बंधा हुआ है, बट स्टिल दैट पत्थर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना चाहता है। हमें कैसे पता? क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रिंग को अगर छोड़ दें तो पत्थर जो है वो तुरंत बाहर की तरफ ऐसे दौड़ता है ना, ठीक है। सो ये जो बाहर की तरफ मूव कर रहा है पत्थर या मूव करना चाहता है, इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या है, इनके बारे में फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के माध्यम से हम सेपरेशन कैसे करते हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ centrifugation is a technique used for the separation of particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and rotor speed. Now सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस जो कि हमें नेचुरली होता हुआ भी दिखता है। आप मुझे बताएंगे कुदरत में कहां पर हमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता हुआ नजर आ रहा है? एक बड़ा एग्जांपल या एक या दो बड़े एग्जांपल्स आप मुझे तुरंत कमेंट में देंगे, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं वो जवाब दे सकेंगे, अदरवाइज धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगेशन के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी जब आपको मैं करवाऊंगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ जब आपको मैं समझाऊंगा, तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन को हम डिटेल में जरूर समझेंगे एज अ कॉन्सेप्ट, राइट। बट यहां पर हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स? ठीक है, साइज के हिसाब से अलग अलग पार्टिकल्स है, शेप के हिसाब से आप अलग कर सकते हैं, आप डेंसिटी के हिसाब से अलग कर सकेंगे, आप विस्कोसिटी के हिसाब से अलग कर सकते हैं। अब यहां पर कहेंगे सर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सर के ऊपर से निकल गए, ठीक है। उसके अलावा रोटर स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल कहां अलग होकर जाएगा, ठीक है। नाउ सो अगर आप मान लीजिए कि, चलो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो डिफरेंट साइजेस का कॉन्सेप्ट तो आप समझते हैं ना कि पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। डिफरेंट शेप का कॉन्सेप्ट भी आप समझते हैं। डेंसिटी और विस्कोसिटी क्या होती है ये समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। डेंसिटी को अगर आप जनरली फॉर्मूला में देखेंगे तो इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है या 1 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस है। इसके अंदर आप कितना जो है वो किस मैटर का कितना वजन भर सकते हैं। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो उसमें अगर आप केवल एयर भरेंगे तो उसका वजन बहुत ही कम होगा। उसमें वूल भरेंगे तो और थोड़ा ज्यादा होगा। उसमें आप अगर रेत भरेंगे तो और थोड़ा ज्यादा होगा। उसमें अगर आप कोई लिक्विड भरेंगे तो रेत से थोड़ा कम होगा। उसमें अगर लिक्विड में भी अगर आप पेट्रोल भरेंगे, एक में अगर पानी भरते हैं, एक में अगर पेट्रोल भरते हैं, तो पेट्रोल और कम होगा, पानी का वजन और ज्यादा होगा। अगर आप मरकरी भरते हैं तो उसका वजन और ज्यादा हो जाएगा। अगर आप आयरन भरते हैं तो आप मरकरी और आयरन से कंपेयर करके बताएंगे कौन सा ज्यादा होगा, ठीक है। सो पॉइंट मेरा ये है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना जो है वो किस मैटर का कितना मास आ सकता है। अब आई होप कि ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग रहा हो, क्योंकि इसको और डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा जरूर, ठीक है। नाउ अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का एक फंडा आपको बताना चाहूंगा मैं। ये है मतलब किसका? इक्वल का साइन है बीच में, ठीक है। जब भी इक्वल का साइन है ना, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली इस इक्वल के साइन के जो भी आस पड़ोस में होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, राइट। सो हम फॉर्मूला से जो है यहाँ पर 3 चीजें ढूंढ सकते हैं। हम यहाँ पर डेंसिटी भी ढूंढ सकते हैं, हम यहाँ पर वॉल्यूम भी ढूंढ सकते हैं। वॉल्यूम को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो डेंसिटी कहाँ जाएगी? नीचे। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, और मास क्या होगा? मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर खैर फिजिक्स में आपको मैं इन फॉर्मूला का यूज करना सिखाऊंगा। हम थोड़ा बहुत जो है वो एक आधा न्यूमेरिकल करके भी देखेंगे कैसे काम करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूं। सो डेंसिटी बेसिकली क्या है? हिंदी में कहें तो घनत्व। तो पर यूनिट वॉल्यूम में किस मैटर का कितना मास आ रहा है, तो वो उसका घनत्व बता रहा है। अब कौन सा मैटर कितना ज्यादा घना होगा, किस पर डिपेंड करेगा माय फ्रेंड्स? सही समझा आपने, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस पर। तो जिस मैटर के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे तो उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। जिसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में उसका ज्यादा मैटर आ जाएगा। सिंपल एज दैट। जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कम मैटर आएगा ना, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो दैट मीन्स कि अगर एयर के पार्टिकल्स का फोर्सेस बहुत कम है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में
जो है वो नेग्लिजिबल वेट आएगा एयर का, और उसी जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप आयरन को भरते हैं तो वो बहुत ज्यादा वजन होगा, क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स का फोर्सेस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर आप मतलब आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे कि दूध है, दूध में फैट पार्टिकल है, प्रोटीन भी है, पानी भी है, उसमें शुगर भी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है ना, और इन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है मिल्क के, इनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो लगाएंगे अगर मिल्क में, तो मिल्क के अलग अलग पार्टिकल जो है वो डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर सेम मतलब सिमिलरली जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली हर लिक्विड जो है ना, देखिए अब सभी लिक्विड के बीच के इंट्रा पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो बराबर तो होंगे नहीं, तो कुछ के ज्यादा होंगे और कुछ के कम होंगे। ठीक है, लेकिन आप किसी फ्लूइड को फ्लूइड कब कहते हैं, किसी फ्लूइड को आप फ्लूइड तब कहेंगे, और लिक्विड को फ्लूइड आप तब कहेंगे जिसकी कोई फिक्स्ड शेप ना हो लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम हो। राइट, फिक्स्ड शेप ना होने का मतलब क्या है कि उसके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस इतने वीक हैं कि वो बह जाता है, वो एक फिक्स शेप लेकर नहीं रह सकता, फॉर एग्जांपल वाटर। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं ना। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब आई होप आपको ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये सारे फंडे समझ आ रहे होंगे, पिछले सेशन आपने लगाए तो अच्छे समझ आ रहे होंगे। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर डिफरेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर डिफरेंट है, तो उनकी विस्कोसिटी अलग अलग होगी। यानी कि अगर आप पेट्रोल को लेंगे ना, और अगर आप वाटर को लेंगे, तो ऑक्टेन के पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर आप चेक करेंगे और H2O पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर आप चेक करेंगे, तो ऑक्टेन के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आपको ज्यादा नजर आएगी, इसलिए वो ज्यादा वॉलेटाइल नजर आएंगे आपको। ठीक है, इसलिए पेट्रोल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर, सिंपल एज दैट। कंबशन जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, वो मैं जब आपको हाइड्रोकार्बन समझाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा क्यों जल जाते हैं वो। ठीक है, बट यहां पर अभी हम केवल इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को समझ रहे हैं। तो जिन लिक्विड्स के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो ज्यादा विस्कस होंगे, सिंपल एज दैट, क्योंकि उनके पार्टिकल कम मूव कर रहे हैं। पार्टिकल अगर कम तेजी से मूव कर रहे हैं तो उनके इंट्रा पार्टिकुलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रांगर होंगे। अगर हम पानी को अगर हम स्टैंडर्ड मानकर चलें विस्कोसिटी के लिए, आगे विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत डिटेल में, पानी हम स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। अगर पानी को हम स्टैंडर्ड लिक्विड मानकर चले तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, दैट मींस हनी के पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल्स की इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बह जाए। राइट, इसलिए वो धीरे धीरे बहता है। सेम गोस फॉर ग्लास जो है ना, कांच जो लगा होता है हमारे खिड़कियों में, ये भी क्या एक तरह का फ्लूइड है, लेकिन इनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस से इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ही ज्यादा है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे बहते हैं। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और अगर आपको 100-150 साल पुराना कांच अगर मिल जाए कहीं किसी खिड़की पर लगा हुआ, तो आप पाएंगे कि उस कांच की विड्थ जो है वो ऊपर कम मिलेगी और नीचे ज्यादा, बिकॉज वो कांच जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी कि अगर आपके पास लिक्विड हैं तो उनको भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से अलग कर सकते हैं। तो यहां पर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मास, क्योंकि देखिए विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, यानी इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी से थोड़े से ही कम है। दैट मीन्स पार्टिकल्स नजदीक हैं, दैट मीन्स हनी के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल से नजदीक होते हैं, इसलिए हनी जो है वो डेंसर भी होता है। तो जो लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, है ना, जो मटेरियल ज्यादा डेंसर है उसका मास जो है वो ज्यादा होगा। राइट, सो दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्सेस जो है वो अल्टीमेटली मास से जो है वो जुड़ रही है। तो एक मिक्सचर के अंदर डिफरेंट मास के अगर आपके पास कंपोनेंट्स हैं और वो डिफरेंट मासेस, डिफरेंट डेंसिटीज या विस्कोसिटीज की वजह से, या डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वजह से अगर आपको डिफरेंट मासेस देखने को मिल रहे हैं, देन इफ यू स्पिन दैट लिक्विड, आपको जो है वो अलग अलग लेयर्स देखने को मिल जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस, और द मासेस, डिफरेंट मासेस ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज और डिफरेंट विस्कोसिटीज।
और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रोटर स्पीड, की रोटर आपका कितनी तेज से चल रहा है। आप कहेंगे कि सर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा कहाँ, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक प्रॉपर जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक मशीन रहती है। अगर आप कभी किसी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएं या पैथ लैब वगैरह में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा एक मशीन होगी बड़ी सी, ठीक है, इस तरह की, और उसके अंदर ऐसे वाइल्स रखे होंगे और वो वाइल्स जो है वो इस तरह टिल्टेड होंगे एक सर्टेन एंगल पर, ठीक है, 3-4 वाइल्स जो हैं वो ऐसे टिल्टेड होंगे और वो मशीन जब बंद होगी ना तो वो वाइल्स घूमेंगे बहुत तेजी से। या फॉर दैट मैटर आपने वॉशिंग मशीन देखी है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है उसमें जब हम कपड़ा डालते हैं, गीला कपड़ा धुला हुआ कपड़ा होता है, फिर उसको सुखाने के लिए डालते हैं हम, फिर वो स्पिन करता है बहुत तेजी से, और फिर जब हम कपड़ा निकालते हैं तो वो सूख, मतलब लगभग जो है वो सूख जाता है, उसमें से पानी बहुत कम हो जाता है। तो वो कैसे हो रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। आप जब मिल्क को चर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें से बटर जो है वो बाहर की ऊपर बटर क्यों आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। अब देखिए मैंने बोला ना सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कई बार सॉलिड पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमारी जो घर में मौजूद या जो फिर जो भी मतलब अवेलेबल या प्रैक्टिकल फिल्टर जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें वो पार्टिकल जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल ब्लड है ना, जो ह्यूमन ब्लड है या फॉर दैट मैटर किसी भी एनिमल का ब्लड है, उस ब्लड के कई सारे कंपोनेंट हैं लेकिन आप फिल्टर नहीं कर सकते उसे, but you can separate different layers of those components by using centrifugal forces। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्टिकल जो है वो अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग विस्कोसिटी, अलग अलग जो है वो मासेस का रहेगा, तो वो स्पीड के हिसाब से वो अलग अलग लेयर जो है वो फॉर्म करेंगे। अब आप कहेंगे कि किस स्पीड के साथ कौन सा पार्टिकल जाएगा, तो जो सबसे भारी रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड, कहां गए हम, सेंट्रीफ्यूगेशन में, राइट। नाउ सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल इज दैट denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly। ठीक है, सिंपल एज दैट। मान लीजिए ये आपके पास जो है वो जार है और ये मिक्सचर है, राइट, ये मिक्सचर है इस तरह, नीचे जो है वो मोटर लगी हुई है, आपने इसमें कोई भी लिक्विड डाल दिया, मान लीजिए मिल्क या कोई भी जूस वगैरह डाल दिया आपने, है ना, कोई भी ऐसा मिक्सचर डाल दिया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी वाले कंपोनेंट जो है वो मौजूद है। अब जब आप इसको स्पिन करेंगे ना बहुत तेजी से, तो जो भारी चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगी, पहले वोर्टेक्स बनेगा ऐसे, जो भारी चीजें हैं वो नीचे घूम रही होंगी और जो हैवी सॉरी जो लाइटर चीजें हैं वो ऊपर मूव कर रही होंगी। तो जो विस्कोसिटी में, डेंसिटी में, समझ रहे हैं, डेंसर पार्टिकल जो है वो नीचे आएगा, लेस डेंसर पार्टिकल ऊपर जाएगा। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है, खैर आगे मैं आपको समझाऊंगा ये डेंसिटी से जो है वो मतलब लेस डेंसर पार्टिकल ऊपर क्यों गया और हायर डेंसिटी का पार्टिकल नीचे क्यों आया। लेकिन अभी केवल आप अज्यूम करें कि जो हायर डेंसिटी का पार्टिकल है वो नीचे आएगा, जो लाइटर डेंसिटी का पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा। इस हिसाब से आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आप रोटेट कर रहे हैं ना, मोटर चल रही है, तो यहां पर एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, एग्जांपल सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम, स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ठीक है, कपड़ों को जब आप ड्रायर में डालते हैं और ड्रायर घूमता है तो आपने देखा होगा कि ड्रायर का जो ड्रम रहता है उस ड्रम में जो है वो होल्स होते हैं, तो वहां से वो पानी एस्केप आउट करता है जब आप तेजी से घुमाते हैं कपड़ों को। ठीक है, आप देखेंगे जब आप तेजी से घुमाएंगे ना कपड़ों को, जो भी भारी कपड़ा होगा वो आपको नीचे और बीच में नजर आएगा, और जो हल्के कपड़े होंगे वो आपको बाहर या सबसे ऊपर आते हुए भी नजर आ जाएंगे, या आप थोड़ी देर तक अगर ड्रायर चलाएंगे तो। वैसे नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम बहुत भर देते हैं ड्रायर को तो कपड़े जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कम कपड़े, एक्सपेरिमेंट अगर आप करके ये देखना चाहें तो आप सॉक्सेस को या मतलब साइजेस के हिसाब से 3-4 कपड़े डालकर देखिएगा, आप स्पिन कीजिएगा, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि अलग अलग वेट ग्रुप के जो है वो कपड़े अलग अलग लेयर्स फॉर्म करते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नाउ स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स जो है इज अ प्रोसेस, किसकी वजह से होता है ये, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से, राइट। सो खैर आगे अभी मैं इसमें ना डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट पर ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ज्योग्राफी वाले पार्ट के लिए फिजिक्स में भी हम डेंसिटी को थोड़ा समझेंगे, तब जाकर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना
साइंस या किसी भी साइंसिस को पढ़ने का मतलब क्या है, पहले हम उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो करके देखना है, राइट। तो जनरल साइंसेज में फिजिक्स वाले पार्ट में मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा एंड देन वी विल अप्लाई दैट इन ज्योग्राफी में हम डिफरेंट डेंसिटीज के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और वहां पर आप कहेंगे ज्योग्राफी में डेंसिटी कहाँ लगती हुई नजर आएगी, हर जगह, जियोमॉर्फोलॉजी में भी, क्लाइमेटोलॉजी में भी, ठीक है। उसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन में भी कई प्रोसेस में आपको डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट लगते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्लिमेशन का प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैटर हीट करने पर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए या कूल करने पर डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, राइट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. It can be used to separate such mixture that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. ठीक है, तो जैसे कि सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड में से अगर आप सॉल्ट को अलग कर रहे हैं या सॉल्ट में से अमोनियम क्लोराइड को अलग करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है, सबलाइम है, ठीक है। वो क्या है, सब्लिमेबल है, वो वॉलेटाइल है। ध्यान रखेंगे कौन सा कंपोनेंट जो है वो सब्लिमेबल होगा, वॉलेटाइल होगा, जो रिलेटिव, अब देखिए ये भी रिलेटिव है ना। पानी के मुकाबले अगर आप पानी और पेट्रोल को कंपेयर करेंगे तो पानी कम वॉलेटाइल है और पेट्रोल ज्यादा वॉलेटाइल है, और पानी और हनी को कंपेयर करेंगे तो हनी कम वॉलेटाइल है और पानी ज्यादा वॉलेटाइल है। समझ रहे हैं आप? सो वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप NaCl और अमोनियम क्लोराइड में कंपेयर करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो रिलेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल है, इतना वॉलेटाइल है कि अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैम्फर, नैफ्थलीन, आयोडीन, ठीक है, मेंथॉल, ये सारे क्या हैं, ये सारे सब्लिमेबल मटेरियल्स हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जो है वो और एग्जांपल्स मुझे दें सब्लिमेबल मटेरियल्स के। तो इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक यूज जो है वो किया जा सकता है इस प्रोसेस का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्टिलेशन एज अ प्रोसेस, एज अ सेपरेशन प्रोसेस जो है वो क्या है। Now, distillation is the process of separating the components or substances from a liquid mixture by selective boiling and condensation. Selective boiling and condensation is the key phrase here. आप डिस्टिल कर रहे हैं, ठीक है। In this process, a liquid is converted into vapor by heating and then reconverting the vapor into same liquid by cooling. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखिएगा यहां मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं डिस्टिलेशन जो है वो क्या है, ठीक है। अब ये जो है वो बर्नर है, नीचे ये वाटर बाथ है और ये वाटर बाथ में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल फ्लास्क है। वाटर बाथ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपने केमिस्ट्री लैब्स में देखा होगा। अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, जेंटली वार्म करना चाहते हैं किसी लिक्विड को तो आप वाटर बाथ में उसको गर्म करते हैं ताकि धीरे धीरे और जेंटली गर्म हो, उसको डायरेक्ट जो है वो फ्लेम्स के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, राइट। सो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में ये हीट कर रहे हैं, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे तो सरफेस से एस्केप करेंगे, सरफेस से एस्केप करेंगे तो उनको अब पार्टिकल्स को जाने के लिए जगह चाहिए। ऊपर हमने थर्मोमीटर लगाया हुआ है ताकि हमें टेम्परेचर पता चलता रहे कि ये जो फ्यूम्स हैं, है ना, ये फ्यूम्स है ना, ये जो वेपर्स हैं, इनका टेम्परेचर जो है वो कितना है। अब वेपर्स को जाने के लिए जगह इधर है, राइट। अब वेपर जो है वो क्या है, वो एनर्जी गेन किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूव कर रहा है इसलिए वेपर स्टेट में। उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो इस ट्यूब से अगर वेपर गुजर रहा है और अगर इस ट्यूब में से मैं अगर कोई कोल्ड लिक्विड जो है वो फ्लो कर दूं तो वेपर क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा ठंडा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सो दैट मींस यहां तक आते आते वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर मुझे सेपरेट जो है वो लिक्विड अलग से मिल गया। सो अब मैंने क्यों किया ऐसे, इस प्रोसेस को करने की जरूरत जो है वो मुझे क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर है जिसमें 2-3 अलग अलग तरह के जो है वो लिक्विड जो है वो क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स हैं, राइट। दैट मींस इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में जाकर जो है वो छुप गए, वो एक दूसरे के अच्छे से मिक्स हो गया, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है कि हम मियरली जो है वो फिल्ट्रेशन कर लें या इवापोरेशन कर लें या सेंट्रीफ्यूगेशन कर लें जिससे हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स मिल जाए,
ठीक है, नहीं, लिक्विड जो है वो 2-3 लिक्विड्स को हमने मिक्स करके ये मिक्सचर तैयार किया है, तो अब इन लिक्विड्स को अलग करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। बट हमें एक बात पता है कि ये तीनों अलग अलग लिक्विड्स ना अलग अलग टेम्परेचर पर इवेपोरेट होते हैं, या इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो मान लीजिए अगर वाटर जो है वो सॉल्वेंट था, उसमें हमने 2 डिफरेंट लिक्विड सॉल्यूट जो है वो ऐड किए, तो फॉर एग्जांपल अगर एक एक सॉल्यूट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है या बॉयल होना शुरू हो जाता है, दूसरा 60 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और तीसरा वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर 40 पहुंचेगा, तो जो 40 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट हो जाता है या बॉयल हो जाता है, वो यहां से इवेपोरेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसको हम ठंडा करके इधर से अलग निकाल कर रख देंगे। ठीक है, और फिर जो 60 डिग्री सेल्सियस पर होता है, थोड़ी देर बाद हम ये बीकर चेंज कर देंगे, 60 डिग्री वाले को ले आएंगे, जैसे 60 डिग्री पहुंचेगा टेम्परेचर, और 100 डिग्री पहुंचने पर हमें किसके मिल जाएंगे, हमें पानी के जो है वो, मतलब पानी हमें अलग मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है, लेकिन जब यहां पर 2 से ज्यादा अगर कंपोनेंट्स को अलग करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो हमारे पास जो है वो बीकर, अलग अलग बीकर लगाना जो है वो क्या होगा, वो इनकन्वीनियंट होगा। इसीलिए हम जो है वहां पर एक नया प्रोसेस यूज करेंगे, जिसको कहेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। आई होप आपको समझ आया हो। 2 कंपोनेंट की जगह हम एक ही रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए पानी में हमने एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूट जोड़ा जो कि 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे, 60 डिग्री के आसपास पहुंचा, पानी तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो वोलेटाइल लिक्विड था, जो वोलेटाइल सॉल्यूट था, वो क्या होने लगा, वो वेपराइज होने लगा, और फिर हमने उसको यहां पर जो है वो कूल करके अलग इकट्ठा कर लिया। इससे हमारे पास जो है वो मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग इकट्ठा हो गए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। अब इन स्टेटमेंट्स को फिर से पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। सेलेक्टिव बॉइलिंग का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पर ही गर्म कर रहे हैं हम। थर्मोमीटर इसलिए लगाया ताकि कंट्रोल कर सके हम। वाटर बाथ इसीलिए लगाई ताकि कंट्रोल कर सके बॉइलिंग को, सेलेक्टिव बॉइलिंग कर सके। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय हीटिंग एंड देन रिकन्वर्टिंग द वेपर इनटू सेम लिक्विड बाय कूलिंग। तो एक लिक्विड से दूसरा लिक्विड जो है वो हमें अलग मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। एक्सक्यूज मी। देखिए, डिस्टिलेशन वाला फंडा आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जब जो मैंने आपको शुरू में मैटर वाला फंडा पढ़ाया, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, वो सारी चीजें, आई होप अब डिस्टिलेशन आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा कि अच्छा इसीलिए डिस्टिलेशन अलग अलग हो रहा है ना, क्योंकि 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं। इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस अलग तरह के हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जीज अलग तरह की हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे पिछले टॉपिक्स में मैंने जो समझाए हैं। राइट, देखिए, केमिस्ट्री एंड फॉर दैट मैटर सभी साइंसेस के कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आएंगे, रटने से कुछ नहीं होगा, डेफिनेशंस रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तभी क्वेश्चंस लग पाएंगे। ठीक है, नाउ इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। तो 2 मिक्सेबल लिक्विड्स, मिक्सेबल मतलब जो पूरी तरह मिक्स हो गए, आप उसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, ऐसा ना हो कि आप जब बॉयल करने लगे तो पहला जो मैटर है वो टूट ही जाए, है ना। मतलब मान लीजिए पहला जो है वो मैटर था, मतलब अल्कोहल था, ठीक है, मतलब मिथनॉल था मान लीजिए। तो मिथनॉल जो है वो, अब इसका फॉर्मूला आपको मैं जो है वो आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। ठीक है, कि मिथनॉल इथनॉल जो है वो क्या होता है, क्योंकि पहले मैं मिथेन, मतलब जो ऑर्गेनिक जब आपको मैं कराऊंगा तो वहां पर बेसिक समझें, फिर हम आगे हायर, मतलब डिफरेंट, मतलब क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं, कीटोन, ये सब सारी चीजें जो है वो फर्दर आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि डिकम्पोज नहीं होना चाहिए ना, हीट से टूट ना जाए वो पार्टिकल, स्प्लिट ना हो जाए, या दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो, तभी आप जो है वो इस प्रोसेस को अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, नाउ एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। मिथाइल अल्कोहल इज मिथेनॉल। ठीक है,
अभी मिथाइल अल्कोहल की एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होता है आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, अभी रिसेंटली चर्चा में भी रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां पर तो क्या था, टू मिक्सिबल लिक्विड्स थे, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, उसको आप कैसे अलग करेंगे? सो द प्रोसेस इज नोन एज, वहां पर आप डिस्टिलेशन ही करेंगे, है ना, हीटिंग और कूलिंग, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीट और कूल कर रहे हैं, राइट, जिससे जो है वो अलग अलग वॉलेटिलिटी वाले लिक्विड्स जो हैं वो हमारे पास अलग अलग जो है वो अवेलेबल हो जाएं, है ना, सेपरेट कर लें हम उन्हें। बट उसके लिए हमारे पास फ्रैक्शनल कॉलम करके जो है वो एक डिवाइस होना चाहिए। लेट अस सी व्हाट इज फ्रैक्शनल कॉलम एंड हाउ इट वर्क्स। द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इनटू फ्रैक्शंस differing in boiling points and hence chemical composition by means of distillation typically using a fractionating column is called fractional distillation। तो सिंपल मतलब ये है कि डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड्स को अलग अलग करना है, ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो सेपरेट हैं, ठीक है, उन लिक्विड्स को अलग करना है बाय हीटिंग देम फर्स्ट एंड देन कंडेंसिंग द, मतलब जो वेपर फॉर्म में आ गया पहले, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो पहले वेपर फॉर्म में आ गया, फिर उसको कंडेंस करके अलग कर लिया हमने, ठीक है, तो वो मिक्सचर से अलग हो गया। बट अगर मान लीजिए आपके पास जो मिक्सचर है उसमें बहुत सारे इस तरह के लिक्विड्स हैं, तो यू विल बी नीडिंग अ फ्रैक्शनल कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो काम कैसे करता है एक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, नाउ अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। तो ये जो लैब में जो होती है सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उसका एक बड़ा रूप, हमें इंडस्ट्रियल रूप जो है वो मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिए, ये है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल से डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, सो सबसे पहले क्या किया आपने, क्रूड ऑयल जो है वो गर्म किया और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो है वो डाला। अब गर्म किया आपने क्रूड ऑयल को, तो सिंपल मतलब ये है कि उस लिक्विड में, है ना, ये लिक्विड मिक्सचर है ना क्रूड ऑयल, इस लिक्विड मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट वॉलेटिलिटी वाला जो मैटर होगा ना, वो फ्रैक्शनल कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जाकर सेट हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जो हीट करने पर जो वेपर फॉर्म में गया ही नहीं, ठीक है, वो सबसे नीचे आ जाएगा, दैट इज योर रेजिड्यू। और ये रेजिड्यू जो है वो कहाँ यूज होता है, बिटुमिन फॉर रोड्स और रूफिंग, छत पर जो है वो रूफिंग के लिए या सड़क पर बिटुमिन बिछाने के लिए, ठीक है, तारकोल जिसे आप कहते हैं, वो एक क्या है, एक पेट्रोलियम वेस्टेज आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्यूल ऑयल इस्तेमाल होगा, फ्यूल्स फॉर शिप्स, और मतलब जो थोड़ा कम वॉलेटाइल होगा, फ्यूल ऑयल की तरह इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा और जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए, जैसे वेसेलीन आपको एक लुब्रिकेटिंग जो है वो जेल के रूप में देखने को मिलता है, पेट्रोलियम जेली जिसे कहा जाता है। उससे थोड़ा ऊपर आपको डीजल देखने को मिल जाएगा, जो कि डीजल व्हीकल्स में इस्तेमाल होगा, डीजल इंजन को चलाने के लिए। उससे ऊपर पैराफिन ऑयल, केरोसिन, जेट ऑयल, जेट फ्यूल देखने को मिल जाएंगे। उससे ऊपर आपको गैसोलीन या पेट्रोल यानी ऑक्टेन देखने को मिल जाएगा, और ऊपर आपको नेफ्थिलिया नेफ्थलीन देखने को मिल जाएगा, और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ये सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट है, इनके पार्टिकल्स सबसे लाइटेस्ट होंगे। अब आप कहेंगे सर पार्टिकल्स के लाइट और हैवी होने पर क्या उनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस मतलब पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल लाइट या हैवी होगा? तो मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करता हूं समथिंग नोन एज कंपाउंड्स, और कंपाउंड ऐसे जिनकी चेन्स जो हैं वो बहुत लंबी होती है। तो यहां पर देखिए, कार्बन 20 से कार्बन 70 की जो चेन होगी वो सबसे, समझ रहे हैं, 20 से 70 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो भारी है वो मॉलिक्यूल, तो वो नीचे रहा। और C1 से C4 4 ही कार्बन जुड़े हुए हैं, तो वो गैशियस फॉर्म में हो गया। ये बिल्कुल गाढ़ा स्लरी फॉर्म में है, ये सबसे नीचे है, और ये बिल्कुल गैशियस फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सबसे ऊपर है। ठीक है, वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, वेपर गैसेस सबसे वॉलेटाइल है, सबसे ऊपर। ठीक है, और बिल्कुल गाढ़ा जो बिल्कुल स्लज है वो सबसे नीचे। ठीक है, विस्कोसिटी, डेंसिटी, वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब कौन सा आपको लिक्विड जो है वो, या सॉलिड, या समझ रहे हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आपको कहाँ मिलेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में।
यानी जो वेपर होंगे, गैसेज होंगे, वो सबसे ऊपर मिलेंगे, लाइक एलपीजी हो गया, यानी ब्यूटेन होगी, प्रोपेन है, इथेन है, मीथेन है, ये सबसे ऊपर मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा नेफ्थलीन C5 से C9, ठीक है, C5 से C10 पेट्रोल गैसोलीन वगैरह, C10 से C16। आप कहेंगे सर ये क्या है, C1 से C4, तो ये कार्बन बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टेन C8 होता है, 8 कार्बन होते हैं उसमें। ठीक है, डेकेन जो है वो डीजल होता है, उसमें 10 कार्बन की चेन होती है, राइट। C14 से C20 के आसपास डीजल और उसके आसपास के लिक्विड्स आपको यहां मिल जाएंगे। फिर उसको फर्दर हम अलग अलग प्रोसीजर के माध्यम से या फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन के माध्यम से ही फिर हम फर्दर अलग अलग कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, अगर आपको डिस्टिलेशन समझ आ गया है तो आपको फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन भी समझ आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आसानी से समझ आ गया होगा। सो एग्जाम्पल्स क्या है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। अच्छा, एयर को भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, सिंपल, लेकिन वहां पर आपको ठंडा करना पड़ेगा, है ना। एयर को प्रेशराइज करना पड़ेगा और ठंडा करना पड़ेगा। अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपको एयर के कंपोनेंट अलग अलग होते हुए नजर मिल जाएंगे। सबसे पहले वाटर वेपर्स अलग हो जाएंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, देन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, देन नाइट्रोजन अलग होगी, राइट। सो जो एयर है उसको कैसे हम फ्रैक्शनली जो है वो अलग करते हैं, ये फर्दर आगे मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा, सेपरेशन ऑफ एयर को। ठीक है, नाउ सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जो है वो हम करते हैं इस तरह, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करके। फ्रैक्शंस डिक्रीजिंग ऑन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जो कम डेंसर होगा वो ऊपर, जो ज्यादा डेंसर होगा वो नीचे। जो ज्यादा डेंसर होगा वो ज्यादा विस्कस भी होगा अगर फ्लूइडिक है, और मोस्टली ये सारे फ्लूइडिक ही होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विस्कस सबसे नीचे, सबसे कम विस्कोसिटी यानी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल सबसे ऊपर। तो यहां पर आपको मास, डेंसिटी, वॉलेटिलिटी, विस्कोसिटी, उसके अलावा और क्या क्या होंगे यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और इंट्रा पार्टिकुलर फोर्सेस, राइट, नॉट इंट्रा बट इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस और इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, इन सारे कॉन्सेप्ट को जोड़कर समझना पड़ेगा, तब जाके आपको मैटर की प्रॉपर्टीज समझ आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स की। ठीक है, क्या क्या है, उसका मास है, उसका मास जो है उसके पार्टिकल्स की वजह से है, उसकी डेंसिटी जो है वो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस की वजह से है, इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस की वजह से है, राइट। उसके अलावा उसकी विस्कोसिटी, उसकी वॉलेटिलिटी, समझ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर नहीं समझ आए हैं तो धीरे धीरे जुड़े रहे आप, ठीक है, घबराए नहीं, आगे आने वाले सेशंस में क्लियर हो जाएगा सब कुछ ये। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या होता है ना। So crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. In this process, impure solid is heated with the solvent to its boiling point and the hot solution is filtered. Then the filtrate is cooled slowly when pure solid crystallizes out. ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, आप क्रिस्टल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्रिस्टलाइज कर रहे हैं किसी भी एक मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट को। अब मिक्सचर के अंदर एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट की संख्या ज्यादा होगी, सॉल्यूट की संख्या कम होगी। तो क्रिस्टलाइजेशन है प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। अब ध्यान देंगे, क्रिस्टल जो है वो किसके बनेंगे, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टल्स जो है वो किसके बनते हैं, प्योर सॉलिड के। और प्योर सॉलिड का मतलब क्या है, ईदर इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म और इट इज अ कंपाउंड। ठीक है, तभी उसी केस में प्योर सॉलिड होगा। तो मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, उसमें NaCl है ना, पानी में NaCl ही मानते हैं हम। तो अगर आपको NaCl को क्रिस्टलाइज करना है तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्योर सॉलिड ही क्रिस्टलाइज होगा। प्योर सॉलिड इधर एलिमेंटल फॉर्म में होगा या तो कंपाउंड फॉर्म में होगा। ठीक है, नाउ इन दिस प्रोसेस impure solid is heated with a solvent to its boiling point and the hot solution is filtered. सबसे पहले क्या है कि सॉल्वेंट जिसमें इम्प्योर सॉलिड है उसमें से प्योर सॉलिड को क्रिस्टलाइज करना है। मान लीजिए NaCl के साथ और भी काफी सारी सैंड पार्टिकल्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसमें से हमें, वैसे तो NaCl को क्रिस्टलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट NaCl फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि अभी तक हमने NaCl का एग्जांपल लिया इसलिए NaCl को ही यहाँ पर लेकर चलते हैं। अदरवाइज क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइज और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनको जब केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है,
क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्या होता है, उनकी शेप्स कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मैटर दैट फॉर्म्स क्रिस्टल्स। बट यहाँ पर हम NaCl का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं बेसिकली। तो पानी में NaCl मिला है, उसके अलावा मिट्टी मट्टी भी है, तो क्या है कि इम्प्योर सॉलिड्स हैं बहुत सारे। तो आपने उस सॉल्यूशन को हीट किया, कहाँ तक, बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया। देन द फिल्टरेट is cooled slowly when pure solid crystallizes out, simple as that। ठीक है, अब आप इसको जब आपने बॉईल किया तो सारा मतलब लिक्विड जो वो क्या हो गया, वॉलेटाइल हो गया ना। ठीक, काइनेटिक एनर्जी आ गई, सब में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो जो इम्प्योर सॉलिड है उससे प्योर सॉलिड जो है वो अलग नाचने लगे। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ना मटेरियल कैसा है, उसके बीच के बॉन्ड कैसे हैं, उस हिसाब से वो हीट को एब्जॉर्ब करके उसके पार्टिकल्स में जो है वो एनर्जी आएगी। फिर जब आप उसको कोल्ड करना शुरू करेंगे, ठंडा करना शुरू करेंगे, तो आपको सेपरेट लेयर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको जो है वो हो सकता है इंप्योरिटीज नीचे सेटल होती हुई मिल जाएं, और उसके ऊपर जो है वो आपको प्योर जो मतलब जिसका आपको क्रिस्टल चाहिए उसकी क्रिस्टल की आपको लेयर जो है वो बीच में देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, जो सी वाटर में से सॉल्ट मिलता है ना हमें, अब जरूरी नहीं हो सॉल्ट में सारा NaCl हो, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। ठीक है, और भी बहुत तरह के मिनरल सॉल्ट्स उसमें मौजूद होते हैं। तो खैर, जब मैं आपको सॉल्ट के फिल्ट्रेशन समझाऊंगा तो वहां पर हम क्रिस्टलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का बिल्कुल बेसिक फंडा समझ आया ना आपको, वही इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस और फोर्सेस पर ही डिपेंड कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन का फंडा भी। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम एलम या फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। अब एलम को जो है वो इम्प्योर सैंपल से अलग करना, आप पूरे लिक्विड को गर्म करेंगे, जो एलम वाले हैं वो साथ में आ जाएंगे। ठीक है, ठंडा करने पर, और वहां पर आपको क्रिस्टल फॉर्म होते हुए मिल जाएंगे। देन यू कैन सेपरेट आउट एलम या फिटकरी फ्रॉम दैट, राइट? दैट्स द प्रोसीजर ऑफ crystallization. We will understand the process of crystallization under science and technology when I'll teach you how to separate salt from sea water. उसके प्रोसीजर को जब हम समझेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पास क्रोमेटोग्राफी। अब यहां पर क्रोमा शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्रोमा शब्द का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, और कलर्स, लाइट और कलर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट रहेगा। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। कंसिडर, देखिए, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी सॉल्वेंट में जो है वो डिसॉल्व हो गए। मान लीजिए पानी में आपने लाल डाई और ब्लू डाई दोनों मिला दी, है ना, डिसॉल्व हो गए ना वो पानी के अंदर। तो अब आप लाल डाई और ब्लू डाई को अलग अलग कैसे करेंगे? यूज करेंगे आप प्रोसेस क्या? क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्या होता है। कंसीडर अ डाई कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर कलर्स। ठीक है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सुटेबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। अब मान लीजिए जो डाई आपने डाली उसमें, ठीक है, वैसे तो कई बार वो कलर्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो गए, लेकिन अगर आप उनको सेटल होना छोड़ देंगे तो आपको दिखेगा कि हो सकता है कि एक नीला कलर नीचे चला गया, लाल थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। आगे समझते हैं और क्रोमेटोग्राफी में और क्या होता है, राइट? अच्छा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। यहां पर क्रोमेटोग्राफी करने के कई तरीके हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है कि आप कलर्स को अलग अलग कर रहे हैं। अब कलर्स को अलग कर रहे हैं आप, अगर सेटल होने के लिए छोड़ देंगे, मान लीजिए आप पानी में आपने 2 डाई, मतलब पानी के अंदर आपने ब्लू और रेड कलर मिलाया, कुछ समय आपने छोड़ दिया उसको सेटल होने के लिए, ब्लू जो है वो नीचे सेट हो गया और रेड जो है वो उसके ऊपर सेट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने मतलब कि ब्लू और रेड कलर को जो है वो अलग अलग कर लिया। लेकिन क्रोमेटोग्राफी के लिए भी फर्दर अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज करके भी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, खैर उसको हम फर्दर आगे आने वाले प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर क्रोमेटोग्राफी कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग करने का जो प्रोसीजर रहता है उसको कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। यहां जस्ट एक शब्द आपको ये पता होना चाहिए था। ठीक है, सो दीज वर द प्रोसीजर्स टू सेपरेट अ मिक्सचर। क्या क्या देखा हमने? क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट पिगमेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन टू सेपरेट मैटर दैट प्योर मैटर दैट कैन, या प्योर सॉलिड दैट कैन फॉर्म क्रिस्टल्स, राइट? उसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट वॉलेटाइल लिक्विड्स इन इट, राइट? फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। उसके अलावा डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या है कि 2 मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए। सब्लिमेशन में क्या है? सब्लिमाइबल सॉलिड को नॉन सब्लिमाइबल सॉलिड से या मैटर से अलग करने के लिए। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं बट वो फिल्टर आउट नहीं हो रहे, उनको अलग करने के लिए। इवेपोरेशन में क्या है कि 2 मतलब सॉल्वेंट से
वॉलेटाइल सॉल्वेंट और सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट से वॉलेटाइल सॉल्वेंट को अलग करने के लिए सॉल्यूट से, और फिल्ट्रेशन क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए सॉल्वेंट से, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। देखिए क्रोमेटोग्राफी पर अभी डिटेल में और नहीं बताया मैंने, केवल डेफिनेशन दी है कि पिगमेंट्स को अलग करने का तरीका है, डिफरेंट प्रोसीजर है क्रोमेटोग्राफी के, इसको हम आगे समझेंगे। नेचर भी करती है क्रोमेटोग्राफिकल प्रोसीजर, आपने देखे होंगे पत्तों में डिफरेंट कलर्स आते हैं, ठीक है, तो क्या वो एक क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है या नहीं है, समझेंगे आगे। बॉटनी में जब हम पहुंचेंगे वहां पर देखेंगे डिफरेंट कलर्स क्यों आते हैं पत्तों में। ना फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। तो अभी तक हमने देखा मैटर की क्लासिफिकेशन करी थी हमने फिजिकल और केमिकल बेसिस पर। फिजिकल बेसिस पर हमने मैटर को 5 स्टेट में बांटा था, जिसमें 3 नेचुरली अकरिंग है, प्लाज्मा जो है वो समहाउ थोड़ा बहुत नंबर में मतलब धरती पर अवेलेबल है, बट मेजॉरिटरली जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में जो है वो हमारी धरती पर हमें मिलता है, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा एंड बोसाइंस इन कंडेंसेट, दीज वर द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने कैसे बांटा था, प्योर एंड मिक्सचर में। प्योर में क्या था हमारे पास, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिक्सचर में हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। एलिमेंट और कंपाउंड में एलिमेंट कैसे कैसे थे, मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटलॉइड, और कंपाउंड कैसे कैसे थे हमारे पास, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आई होप फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन आपको समझ आया होगा। लेकिन आप समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे ना कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ लर्निंग चेंजेस इन पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स में जो बदलाव आए ना, उसकी जो साइंस है उसको हम केमिस्ट्री कहेंगे। अब पार्टिकल्स में जो बदलाव है ना, वो पार्टिकल में बदलाव फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल चेंज का मतलब ये है, देखिए फिजिकल चेंजेस इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम, अपीयरेंस, स्टेट, ठीक है। ये फिजिकल चेंजेस है। सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, है ना। मान लीजिए ये पेन है, मैंने इसको तोड़ दिया, ये फिजिकल चेंज है ना, इसकी शेप बदल गई, शेप इस मैंने इसको जो है वो शेप इसकी तोड़ दी, डिस्टॉर्ट कर दिया इसको। उसके अलावा डिफरेंट कलर चेंज हो गया, लकड़ी को आप जलाएंगे तो वो काला हो जाएगा। दो कलर चेंज होने को आप केमिकल चेंजेस के साथ भी आप जोड़ेंगे, कंपेयर करते हैं, देखिए दोनों को जो मतलब रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस, राइट, विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, अगर चेंज नहीं हो रही ना, ठीक है। और समझ रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप पानी को ठंडा करेंगे तो वो H2O ही रहेगा, राइट। अगर वो आइस भी बदल जाए तो वो रहा तो H2O ना, H2O टूटा नहीं, है ना। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना एक दूसरे को छोड़ा नहीं उन्होंने, केमिकली डिकम्पोज नहीं हुए, वो केमिकल कंपोजिशन, उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बरकरार रही, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट बदल गई, ठीक है। दैट मीन्स दैट्स अ फिजिकल चेंज, बट दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड, है ना। फिजिकल चेंजेस, आप पानी को गर्म कर सकते हैं तो पानी को ठंडा भी कर सकते हैं, रिवर्सेबल होते हैं ये। द सेम एलिमेंट और कंपाउंड एग्जिस्ट आफ्टर द चेंज, है ना, मॉलिक्यूलर चेंजेस जो हैं वो नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। शुगर को अगर आप पानी में मिक्स कर देंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, वो शुगर के मॉलिक्यूल हो सकता है इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस के बीच में जाकर छुप जाएं, लेकिन रहेंगे शुगर के मॉलिक्यूल्स ही। शुगर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं आगे आपको समझाऊंगा, जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। बट यहां पर आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट समझेंगे, फिजिकल चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं तो आप वापस जो है वो कूल भी कर सकते हैं, है ना। सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में, है ना, और फिर गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, राइट। बट वेर एज केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस जो है वो केमिकली ऑल्टर कर देता है, यानी H2O को आपने केमिकल चेंजेस से गुजारा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया, नाउ दिस इज नॉट वाटर, आप इसको पी नहीं सकते हैं, ठीक है। सो केमिकल चेंजेस में क्या है, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो गई। अब फॉर एग्जांपल आइस है, अब आइस को आप मुंह में डाल लीजिए, ठीक है, तो वो भी पानी की तरह फंक्शन करेगी आपके लिए, है ना। क्यों, क्योंकि वो है तो H2O ही ना। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को अलग से, ऑक्सीजन को अलग से मुंह में डालकर देखिए, राइट, लिक्विड ऑक्सीजन, तो कोल्ड बर्निंग हो जाएगी। कोल्ड बर्निंग क्या होती है आगे समझाऊंगा आपको मैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लिक्विडाइज करने के लिए आपको कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, राइट।
Now, chemical change is defined as a process in which a substance undergoes chemical change. That is, the chemical properties of substance changes and it is transformed into a different substance with different chemical composition. Now, सिंपल सी बात है, पानी तभी है जब दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक क्या बोल, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से आकर जुड़ेंगे। किस तरह जुड़ेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो ये बॉन्ड फॉर्म करे, ठीक है, तभी जाकर आप उसको वाटर कहेंगे और तभी वो वाटर की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अगर गलती से H2O2 हो गया तो ये जहर है आपके लिए, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। या अगर गलती से HO है तो HO भी जो है वो आपके लिए काम नहीं करेगा एज अ वाटर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कि केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज क्या है कि केमिकली मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशन क्रिएट कर देता है किसी मॉलिक्यूल में, है ना। H2O को H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में तोड़ दिया गया तो ये वाटर नहीं है। अब ये हाइड्रोजन और ये OH अलग अलग से कंज्यूम करेंगे तो ये मत सोचिएगा। मान लीजिए आपने एक जो है वो टेस्ट ट्यूब में H प्लस आयन ले रखे हैं, एक में OH नेगेटिव ले रखे हैं और इनको अलग अलग करके पी लें, ठीक है। आप सोचे कि पानी बन जाएंगे पेट में जाकर, नहीं करेंगे, ये जला देंगे सब कुछ अंदर, ठीक है, आग लग जाएगी इनफेक्ट राइट। सो समझ रहे हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई तो इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। ये अलग अलग, मान लीजिए हाइड्रोजन अलग से है तो वो तो तुरंत जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। समझाऊंगा हाइड्रोजन तुरंत ब्लास्ट क्यों कर जाता है, यानी कि अलग केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेगा। दैट्स डिफरेंट केमिकल चेंज, राइट। एवरी चेंज इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा हमने तो उससे H2O मिला, तो इस केमिकल चेंज से हमें नया प्रोडक्ट मिला। तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन समझा रहे हैं हम आपको, राइट। दो आप क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स को जोड़ेंगे तो आपको जो है वो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। वंस द और इन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज से अलग होंगे इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, है ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, लेकिन जब हम इन्हें जोड़ देते हैं तो हमें वाटर मिल जाता है। वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर नेसेंट फॉर्म आर गैसेस और इवन दे आर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म दे आर गैसेस, बट water can be in vapor form and in liquid form and in solid form, but in room temperature water is liquid in nature, in state, ठीक है। once the chemical change take place it cannot be reverse। अब chemical changes जो हैं वो रिवर्स नहीं, आप H2O से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन जितना सिंपली आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़कर H2O बना दिया उतना सिंपली आप H2O को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। दैट मीन्स जिस प्रोसीजर से आपने केमिकल चेंज किया है कोई, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी रिएक्शन। हमारे पास कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस भी मौजूद हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ फ्यूल, अगर आपने पेट्रोल को जला दिया तो आपको CO2 H2O मिल गया। अब आप उस CO2 और H2O को जोड़कर वापस ऑक्टेन नहीं बना सकते जिस तरह आपने पेट्रोल को जलाया था। सेम प्रोसीजर से ऑक्टेन बनाने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर लगाकर जो है वो पेट्रोलियम तैयार किया है, ठीक है। उसके अलावा एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, एक बार विनेगर में बेकिंग सोडा में विनेगर जुड़ गया, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस हो गई, तो फिर वापस आप नहीं जो है वो बना सकते, ठीक है, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ग्रेप्स अगर फर्मेंट हो गए या कोई भी फल अगर सड़ जाता है ना, अगर घर में रखा हुआ खाना या घर में मतलब सब्जियां अगर आपने रखी हुई हैं डस्टबिन में और वो कुछ दिनों तक वहीं पड़ी रही तो वो सड़ जाएंगी, तो वापस उनसे सब्जियां नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया वहां पर, राइट। सो अ केमिकल चेंज इज जनरली स्पीकिंग नॉट रिवर्सिबल। अभी हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस भी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि एग्जैक्टली रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेसेस क्या मौजूद है या नहीं। इफ यू नो सच प्रोसेस प्लीज गिव मी इन कमेंट, राइट। एग्जांपल्स जो है वो कमेंट में जरूर दे, एग्जैक्ट रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेसेस मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑक्टेन को जलाया तो उसमें से आपको क्या मिल गया, H2 और CO2, तो H2 और CO2 को जोड़कर आप वापस ऑक्टेन नहीं बना सकते हो, ठीक है। और ऑक्टेन जो है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है, जब H2O CO2 बना तो उसने बहुत सारी हीट रिलीज करी। अब H2 और CO2 को आप जोड़ नहीं सकते उसी सेम प्रोसीजर से जिससे आपने ऑक्टेन को जो है वो तोड़ा है, कम, क्योंकि उसमें आपने ऑक्सीजन और स्पार्क दी थोड़ी सी, ठीक है, और वो जल गया, राइट।
मैं पेट्रोल को जलाने की बात करूँ, ऑक्टेन इज एक्चुअली पेट्रोल। सो यहाँ पर आकर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। आई होप आपको केमिकल और फिजिकल चेंजेस में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई बात नहीं, आगे आने वाले टॉपिक्स में और इसको डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स आपको समझ आए होंगे, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको आगे हम इनका इंडस्ट्रियल यूज होते हुए देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इवेपोरेशन, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, मास, डेंसिटी, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, विस्कोसिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे ज्योग्राफी एज वेल एज जर्नल साइंस में हम या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम अप्लाई करते हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करें, चौहान सर हिस्ट्री। लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।